नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की। इस महातबाही का आज 7वां दिन है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया और संबोधन में बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और पुतिन को ढुलमुल चेतावनी भी दी है। ऐसे में बाइडेन ने कहा कि तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला कर दिया। वहीं रूस लगातार यूक्रेन में शहरों पर कब्जा करता जा रहा है और रूस के हमले यूक्रेन पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में भारतीय छात्रों को निकालने के सरकार ऑपरेशन गंगा अभियान चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी सरकार कर रही है। इस बीच 10 फ्लाइट्स में से 2305 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को लेकर 9 उड़ानें 4 मार्च को भारत आएंगी। भारतीयों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के रास्ते से निकाला जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बच्चे भी शामिल हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप यूक्रेन से लौटी एमपी की एक छात्रा की बात हमारे संवाददाता के जरिए सुनिए। जहाँ पे मैं थी वहाँ पे तो इतना कुछ दिक्कत नहीं थी। दिक्कत मेनली कैपिटल कीव में और खार्किव में हो रही थी। हम लोग तो बहुत वेस्टर्न साइड में थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, जब से वो हमला वगैरह स्टार्ट हुआ था तो हम लोग बहुत डर गए थे। वहाँ पे स्टूडेंट सब डर गए थे कि क्या होगा, कैसे घर पहुंचेंगे। हम टाइम टू टाइम एम्बेसी को कॉन्टेक्ट कर रहे थे। एम्बेसी वाले के पास भी बहुत कॉल्स आए थे हमारे यहाँ से, दूसरी जगहों से। फिर उन लोगों ने सब इंतजाम करे थे हमको वहां से पहुंचाने के। तो उन लोगों ने वहां से बसेस अरेंज करवाई थी हमको वहां से हंगरी बॉर्डर, फिर हंगरी बॉर्डर क्रॉस करवा के हंगरी के एयरपोर्ट तक लेके गए थे और एयरपोर्ट से हमको प्लेन में बिठा के दिल्ली तक पहुंचाया गया था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सब इंतजाम कर रखे थे हमारे लिए कि मतलब हमको कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमको आने में। जहाँ पर ज्यादा हालात खराब है वहाँ पर आपके फ्रेंड्स लोग होंगे, उनसे क्या मैसेज मिलता था आपको? तो मतलब वो लोग की हालत बहुत, वो लोग भी बहुत डरे हुए थे कि आसपास धमाकों की आवाज आती थी तो उनको ऐसा बहुत डर भी लगता था। उन लोग को बंकर्स में डाल दिया था वहां पे ही, मतलब जो रेलवे स्टेशन से मेट्रो से उसके नीचे जो बंकर्स है उधर डाल दिया था उन लोगों को। एंड उनके पास पानी की कमी हो रही थी, खाने की कमी हो रही थी, उस टाइम भी बहुत कमी हो रही थी। तो फिर वो लोग शेयर कर करके खाते थे, सभी बच्चे आपस में शेयर करके, जितना भी वो लोग लेके गए थे वो सब आपस में शेयर करके खा रहे थे। तब भी कमी पड़ रही थी उनके पास से। तो आप यहाँ पर लौटे, किस तरीके से आपको मदद मिली और कब लौटे आप? मैं संडे को रात में लौटी थी और जो बहुत मतलब हेल्प मिली है, सरकार से बहुत हेल्प मिली है कि उन्होंने इतना इंतजाम करा था। एम्बेसी वालों ने भी बहुत हेल्प की है और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की है हमको बॉर्डर तक पहुंचाने में, बॉर्डर से आगे एयरपोर्ट तक पहुंचाने में एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की है। तो रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हैं। उन्हें युद्ध स्तर पर निकालने का काम जारी है। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों तक को इसके लिए लगा दिया है। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं कि कोई मंत्री रोमानिया है तो कोई एयरपोर्ट पर लोगों को रिसीव कर रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचे हैं, स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सब लगातार यूक्रेन के महासंकट में एक्शन में नजर आ रहे हैं और सबको साफ निर्देश है कि जो जैसे मदद कर सकता है यहां पर मदद करे। जनरल वीके सिंह यहां इनको पोलैंड भेजा गया है, पोलैंड में ये पहुंचे हैं। वहां पर बच्चों से मदद के लिए जितनी भी कॉल्स आ रही है उन सबको जल्द से जल्द मदद पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों के टच में हैं। उधर रोमानिया पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो एक ऐसे कैंप में पहुंचे जहां पर बच्चे रुके हुए हैं। तो उनको कैसे जल्द से जल्द भारत भेजा जाए इसकी सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, या फिर जब तक वहां पर हैं तब तक उनको सारी व्यवस्थाएं मिले। हरदीप सिंह पुरी ये हंगरी गए हैं तो ऐसे में इनको लेकर भी वहां पर भी ये सारी व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कैसे मोदी सरकार के 4 प्रतिनिधि इस वक्त व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार महायुद्ध चल रहा है और इस महायुद्ध के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत के जो तमाम बच्चे वहां पर हजारों की संख्या में फंसे हुए थे उनको निकालना। लगभग युद्ध शुरू होने के बाद 16 से 17 हजार बच्चों की तादाद वहां पर थी, जिसमें से अभी लगभग 2300 के आसपास बच्चे निकाल लिए गए हैं
और जो कीव खार्किव का इलाका है वहां पर जंग ज्यादा है, वहां पर लगातार स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। यही वजह है कि वहां से तेजी से बच्चे निकाले गए और सुरक्षित स्थानों पर यूक्रेन में ही लेकर जाके गए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को देखिए, ये एयरपोर्ट पर जब रिसीव कर रही थी स्मृति ईरानी, सबकी तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए, आसमान से कैसे शोले उगल रहा है, कितनी तबाही वहां पर है, तबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये C-17 वायुसेना का विमान, ग्लोब मास्टर जिसे कहा जाता है, जिसे हरक्युलस जायंट भी कहा जाता है, और ये हमेशा खुद को साबित करता है जब भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। C-17 विमान हमेशा, चाहे वो आप बिहार में जब बाढ़ आई 8 साल पहले तब की बात हो, या फिर अफगानिस्तान से 800 लोग काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे उनको लाने की बात हो, इससे पहले भी कई मर्तबा जब भी इसकी जरूरत पड़ी एक बड़े स्तर पर इसने काम किया। तो ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये एयरपोर्ट की, ये देखिए स्मृति ईरानी बच्चों से मिल रही थी। जब एयरपोर्ट पर वो बच्चे पहुंचे थे उन्हें रिसीव किया। ये हम बॉर्डर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो लगातार रूस पर टेढ़ी निगाह करते नजर आ रहे हैं। उधर यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की प्रक्रिया को ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो लगातार ये स्थिति है कि हमले तेज होते जा रहे हैं। कीव को घेरने की तमाम कोशिशें जो रूस कर रहा है उसमें कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि ताकत ज्यादा है रूस के पास, लेकिन रणनीति ज्यादा अच्छी बना रहा है यूक्रेन, क्योंकि वो तेजी से इसको रिटेलिएट भी कर रहा है। समझना पड़ेगा तमाम चीजों को। यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है, और लगभग ये मानकर चलिए कि यूक्रेन हो ही चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की टेढ़ी नजर ये किस तरह की हालातों को पैदा करेगी भविष्य में, संजय राणा विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हिंदुस्तान की है वो ये है कि बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं। एक छात्र हमारे साथ शशि कुमार रोमानिया से जुड़ गए हैं बल्कि, और रोमानिया में वो हैं, यानी कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। तो रोमानिया में स्थिति क्या है वो उनसे हम जानेंगे। शुभी गुप्ता यूक्रेन से लौटी छात्रा हैं जो कि भारत वापस आ गई हैं। अब उनसे पूछेंगे कि उनके जो साथी वहां पर हैं उनसे अगर बातचीत हो रही है तो क्या हालात वहां पर हैं। सबसे पहले संजय सर मैं आपके पास आ रहा हूं स्वागत के साथ। मैं समझना चाहूंगा जो स्थिति है, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, मुझे ये बताइए सर कि यूरोपियन यूनियन में अगर यूक्रेन शामिल हो गया और इसकी औपचारिकताएं सारी पूरी हो जाती हैं, अमेरिका पहले से खिलाफत में है, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि यूक्रेन का दर्द हमारा दर्द। अब आर्थिक प्रतिबंध तो आप लगा रहे हैं, लेकिन रशिया अगर सिर्फ और सिर्फ वॉर फ्रंट पे खड़ा है, उसे आर्थिक प्रतिबंधों की या किसी और चीज की कोई चिंता नहीं कर रहा वो इस वक्त, तो क्या आप ये मानेंगे कि तमाम देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका साथ होकर कोई एक रिजल्टेटिव अंदाज में आगे बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ खाना पूर्ति है कि देखिए हमने तो अपनी कोशिशें की लेकिन उधर तो यूक्रेन में युद्ध लगातार जारी है। जी 2-3 चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पे। जी मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है, इट्स फाइन। जी मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलिए। समझने की जरूरत है यहाँ पे। आवाज क्लियर आ रही? हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलिए सर। देखिए ऐसा है कि रशिया जब वॉर के मोड में गया था उसके पहले उसने सारी एनालिसिस कर ली थी कि वॉर में जाएंगे तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सैंक्शन क्या क्या होगा, उसको पूरी तरह पता है। उसके बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही वो, देखिए होता है कोई भी चीज करने पर कम्बिनेशन निकालने के बाद ही वो युद्ध में गया, तो उसको पता था ये सैंक्शन हो गए। जो सैंक्शन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होता, हो सकता है 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो। नंबर 1, अगर इनको सैंक्शन लगाना ही था तो अभी तक स्विफ्ट पे नहीं लगाया था, कि स्विफ्ट से सारे ट्रांजैक्शन वर्ल्ड के बैंकिंग में होते हैं, जो अभी तक लगाया नहीं है। तो अब ये देखने की जरूरत है सेलेक्टिव लेकिन इसको लेकर सर अमेरिका ने कह दिया है कि फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। मैं आता हूँ कि भाई यूरोपियन यूनियन में चले जाने से क्या फर्क। देखिए ऐसा है कि ये ट्रेड वॉर है, एक तरह से ट्रेड वॉर का इसका हम नाम देंगे। देखिए यहाँ पे वॉर चल रहा है, यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी कंट्री, चाहे यूएस भी हो, अपने आर्म्स एंड एमुनेशन बेचने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली टू यूक्रेन। वो क्या है? ट्रेड वॉर है। बिकॉज आपके वॉर को अगर आप रोकना चाहते हैं तो पहले ही जब से 1-1.5 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था, इस सब
धमकियां आ रही थी रशिया की, उससे बैठ करके काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और बार बार बोल रहे थे कि नाटो एक्शन दे, कि नाटो में जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, यूक्रेन उसमें प्रोसीजर को अभी आज के दिन में क्वालिफाई नहीं करता है, तो नाटो तो माइनस हो गया। और रशिया का सिंपल सा है कि आप नाटो में नहीं जाएंगे, बाकी आपको जो भी करना करते रहिए। यूरोपियन यूनियन में चले जाने से बहुत ज्यादा रशिया पे इम्पैक्ट नहीं आया। प्लीज आप समझिए विशाल जी, रशिया से बहुत सी चीजें जो खनिज पदार्थ है, चाहे गैस है, चाहे पेट्रोलियम, जिसपे यूरोपियन देश डिपेंड है, वो टोटली रशिया को कट आउट नहीं कर सकते। बड़ा ही सेलेक्टिव वॉर चल रहा है यहाँ पे। आप सिर्फ जबानी जंग चल रही है कि यूएस के जो बाइडन आते हैं और एक अपना स्टेटमेंट रात में दे देते हैं, हमारे लिए रात होता है, उनके लिए दिन होता है, लेकिन उस पर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा। आपको अगर एक्शन लेना है तो या तो आप दबाव बनाइए रशिया पे, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सेंक्शन लेना है तो ऐसी चीजों पे सेंक्शन लीजिए जिसकी वजह से इमीडिएट रशिया पे इम्पैक्ट हो, जिससे उनकी इकोनॉमी गिर जाए। अभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड में शेयर प्राइस गिर गया है, रशियन मार्केट अराउंड 40% क्रैश हो गया है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कहीं भी वॉर होता है ग्लोबली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। पहले क्या होता था कि भाई एक ही कंट्री में सब बनता था, आजकल क्या है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं भी सप्लाई होती है, कहीं भी मार्केटिंग होती है। तो पूरी स्ट्रेटजी इस तरह से घर हो गया है, एक हाथ से ले दूसरा हाथ से दे वाला हिसाब चल रहा है। ये ट्रेड वॉर है। ट्रेड वॉर में आपको समझना पड़ेगा कि हर कंट्री अपने हिसाब से वॉर को देख रही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये जो आपने बात शुरुआत में कही थी ना कि इसका इम्पैक्ट इंस्टेंट नहीं होता, इसका इम्पैक्ट इंस्टेंट नहीं होता। ये ट्रेड वॉर का जो असर आएगा, इसका असर आने में समय लगेगा, लेकिन वहां तो हर सेकंड धमाके हो रहे हैं। अगर आपको यूक्रेन की मदद करनी है, जंग में मदद करनी है, तो आपको कॉन्क्रीट इशारा करना होगा, कॉन्क्रीट कदम उठाना होगा। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम अपनी सेना को नहीं भेजेंगे, आप हथियार देने की बात करते हैं, लेकिन हथियार चलाएगा कौन वहां पर अगर सेना ही नहीं बचेगी यूक्रेन की? तो सवाल तो ऐसे है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यूरोपियन यूनियन ने 30,000 मशीन गन्स प्रोवाइड की है यूक्रेन को। भाई आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? देखिए आप क्या कर रहे हो कि वॉर करवा रहे हो, क्योंकि आपकी आर्म्स एमुनेशन बिकेगी। तो आपको बैठ के अगर आप सोल्यूशन निकालना है तो बैठ के सोल्यूशन निकालो। रशिया ने सिंपल से धमकी दे दी है विशाल जी कि अगर यूरोपियन यूनियन और यूएस एक साथ होता है वो न्यूक्लियर वॉर पे जा सकता है। उसने सिंपल अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को रेडी करके रखा हुआ है। आपको दोनों इम्प्लीकेशंस प्रोस एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है रशिया को हरा देना। ठीक है, अगर सारी कंट्री एक साथ हो जाएंगी वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, लेकिन उससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं, पूरे वर्ल्ड का उससे नुकसान होता है। तो सही होता ये होता है कि यूएस आता, मध्यस्थता करता और ये इशू को रिजॉल्व करा देता। सबसे बड़ी जरूरत संजय जी इस वक्त है, कराने की कोशिश में इतनी सारे सबसे बड़ी जरूरत है कि सेना भले ही जहां पर है वहीं पर रहे, लेकिन जो हमले हैं उनको रोका जाए। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमले, मुझे लगता है ये जब तक चलेगा तब तक चीज नहीं होगी। और यूक्रेन यही बात कह रहा है कि आप पहले हमले तो रोकिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संजय जी मैं आऊंगा, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमारे साथ 2 छात्र हैं, मैं आ रहा हूं संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मानता हूं ये बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, ये दूसरों के बहकावे में, दूसरों के भड़कावे में, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं, बिल्कुल मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूं। मैं इसी पर आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन ने हमला किया, या फिर यूक्रेन जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, बात नहीं मान रहा, बातचीत के लिए तैयार बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, अपने ऐसे पॉइंट्स लगातार रख रहा है जिससे कि बातचीत सक्सेसफुल ना, ये सारी चीजों को मैं आपसे समझूंगा। शशि कुमार रोमानिया से हमारे साथ जुड़ गए। शशि, रोमानिया यानी कि आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, बॉर्डर क्रॉस करने में कितनी समस्या हुई? आप कहां पर थे यूक्रेन में? और इसके अलावा रोमानिया में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए वहां पर। जी सर, सबसे पहले मेरा प्रणाम आप सभी लोग स्वीकार करें। दरअसल मैं यूक्रेन में टर्नोपिल में रहा करता था, तो वहां से बॉर्डर क्रॉस करने में मुझे बॉर्डर एरिया में आने में मुझे 8 घंटे लगे बस से। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने में जो शामत आई सर, मैं बता नहीं सकता, अभी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे 3 दिन लगे हैं, 3 रात और 2 दिन, जिसमें मुझे हर रात 24 घंटे में करीब 15 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा है। और आखिरी रात तो ऐसा था कि अगर हम क्रॉस ना कर पाते तो शायद वहाँ जान भी जा सकती थी, इतनी ज्यादा सर्दी थी। तो उस चीज को मैं भूलना चाहूंगा, दोबारा कभी याद ना रखना चाहूंगा। इतनी स्थिति खराब थी, सिर्फ मेरा ही नहीं, काफी लोगों का। काफी लोग वहाँ ठंड से बीमार पड़े हैं, काफी लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, बॉर्डर पार कराया गया है। तो स्थिति इतनी भयावह थी, और ऊपर से कुदरत का भी कहर हमने झेला है। जब हम लाइन में खड़े थे आखिरी दिन क्रॉस करने के, तो उस दिन 2 बार वो भी भयानक बर्फबारी हुई, जिसका किसी को अंदेशा नहीं था, इसलिए ना हमने स्नो जैकेट ली थी, ना स्नो शूज थे हमारे पास। शशि, आप जब ये बातें बता रहे हैं ना कि हालात वहां पर क्या थे,
आप सच मानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये स्थिति भी वहां पर थी और आप लोग झेल रहे हैं, वहां पर आप झेल रहे हैं। शुभी हैं, वो लगातार नोटिंग कर रही हैं आपकी बातों पर, यानी कि वो ये समझ रही है या तो उनके दोस्तों के साथ या फिर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये तमाम चीजें मैं शुभी आपके पास भी आऊंगा, समझूंगा। लेकिन मनसुख मांडविया और एक और मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। मंत्री मोदी जी ने मिशन गंगा के नाम से यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक हमारे हर स्टूडेंट एक स्टूडेंट इंडिया में वापस न पहुंचे, तब तक ये प्रयास चालू रहेंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सही सलामत वापस अपने वतन आ गए। लेकिन हमारे बहुत सारे देशवासी अभी भी यूक्रेन तथा यूक्रेन से के अगल बगल के देशों में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से एक वादा आपसे करता हूं कि हम लोग सभी भारतीय लोगों को निकालेंगे। हमने पहले भी किया है और इस बार भी करेंगे। हमारे कोई देशवासी वहां फंसे नहीं। तो ऑपरेशन गंगा लगातार चल रहा है। ऑपरेशन गंगा यानी कि यूक्रेन में फंसे हुए तमाम भारतीय छात्रों को वापस लाने की एक मुहिम, एक अभियान, और उसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पूरे ऑपरेशन गंगा को चलाया जा रहा है, किस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं। देखिए, स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा आर.के. सिंह, मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह, ये सारे मंत्री इस वक्त एक ही काम में लगे हुए हैं। यानी कि मोदी सरकार इस वक्त एक काम में लगी हुई है कि कैसे भी बच्चों को जल्द से जल्द लाया जाए और जितनी कम समस्याएं हो जाए उतनी कम की जाए, क्योंकि युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान से बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर क्रॉस करा के देश लेकर आना, ये आसान प्रोसेस नहीं होता। ये सिर्फ कह देना बड़ा आसान है, लेकिन इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करवा देना बड़ा मुश्किल होता है। देश के अंदर के नियम कानून हमारे मुताबिक होते हैं, लेकिन जब दूसरे देश के बॉर्डर को क्रॉस करना हो और दूसरे देश में जाना, यहां से वहां से आना हो, तो तमाम नियमों और कानूनों के मुताबिक ही चलना होता है। यही शायद वजह रही कि इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन जिंदगी का सवाल हमारे छात्रों का था। यही वजह है कि मोदी सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। शुभी के पास मैं चलता हूं। शुभी, आप लगातार नोटिंग कर रही थी, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या आपने झेला, कैसे आप वापस आए, क्या कुछ हुआ? जी सर, मैं कहना चाह रही सभी को, पहले तो थैंक यू देना चाहूंगी मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं इवानो फ्रांकिस सिटी में थी। तो हम लोगों को सबसे पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी एम्बेसी के थ्रू, वो ये थी कि इफ यू वांट टू लीव दिस कंट्री यू कैन लीव एंड इफ यू वांट टू स्टे इन दिस कंट्री यू कैन स्टे। तो ये हमारे लिए एक डिलेमा टाइप का हो गया था कि हम ये कंट्री को छोड़े या ना छोड़े, क्योंकि समय हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी और उसे मिस करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दुविधा भरा था, क्योंकि हम अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकते। इक्वली लाइफ के साथ साथ हमारे लिए फ्यूचर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि इंडिया में 75% अटेंडेंस चलता है, वैसे ही यूक्रेन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे 100% अटेंडेंस चलता है। वी कैन नॉट मिस इवन वन क्लास। सो सर, परेशानियां तो बहुत सारी थी, क्योंकि जब मैंने इवानो से चली, हम लोगों को 25 को कहा गया था हमारे डीन से कि आपको बस कराई जाएगी, पूरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं इवानो फ्रांकिस के, उन्हें बस कराई जाएगी और उन्हें बस के आगे नेशनल फ्लैग लगाना है और उसके बाद आपको हेड करना है टुवर्ड्स दी रोमानिया बॉर्डर। सो हर एक यूनिवर्सिटी का एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप इवानो फ्रांकिस के हैं तो आप रोमानिया बॉर्डर जाएंगे, टर्नोपिल के हैं तो रोमानिया बॉर्डर जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अभी पैनिक कर रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनपे, इसलिए वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग स्टूडेंट्स भटक रहे हैं ज्यादा, क्योंकि कोई पोलैंड जा रहा है, कोई हंगरी जा रहा है, कोई रोमानिया जा रहा है। तो 4 जो हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रीज खोली है हमारे लिए, तो इनमें ये है कि अगर आप पर्टिकुलर जो एडवाइजरी है उसको पढ़ें और वहां जाएं तो चीजें ज्यादा आसान होंगी हमारे लिए। क्योंकि मैं जब इवानो से चली तो इवानो से हमें रोमानिया बॉर्डर तक जाना था, जिसमें कि हम लोगों ने बस करी और वो बस हमारी जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइडेड थी हमको, लेकिन उसका हम लोगों को फेयर देना पड़ा। बट इट्स ओके, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। हम लोगों को इक्वली हम लोग सेटिस्फाई करते हैं इस चीज को, तो हम लोगों ने फेयर दिया। उसके बाद वहां पे इतना लंबा जैम था सर, ट्रैफिक जैम था कि अगर अड़ जाते वहां पे हम स्टूडेंट्स कि नहीं हम तो बस में ही बैठे रहेंगे,
तो हमें शायद 2 से 3 हफ्ते बॉर्डर तक पहुंचने में लग जाता। तो इसलिए हमने सर पैदल चलना ज्यादा सही समझा। कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चले और कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चले, और आपके जो साथी अभी वहां पर होंगे, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वहां हालात क्या बता रहे हैं? सर वहां पे जिस दिन मैं थी सर रोमानिया बॉर्डर में, उसमें उस दिन तो जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा फेवरेबल था, लेकिन जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और मेरे कुछ फ्रेंड्स पीछे छूट गए मेरे, क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे ये था कि गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और बॉयज को पीछे रखा जाएगा। तो गर्ल्स जितनी थी उस समय वो तो निकल गई, लेकिन बॉयज हमारे जो इंडियन बॉयज हैं वो वहां पे फंस गए वहां पे, जिसकी वजह से उनपे बॉयज के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करा जा रहा था और क्रुएलिटी की तरह बिहेव किया जा रहा था उनसे। और जब मैं निकल गई तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे बताया कि वहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अब और वहां पे स्नोफॉल होने लगी है। तो हम लोगों को ये कहा गया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वो लेके आप अभी चलिए, क्योंकि हो सकता है आपको पैदल भी चलना पड़े, और लगेज के साथ पैदल चलना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई तो अंडरस्टैंड। कुछ थे जिन्होंने ठीक है। कंबल या फिर कुछ भी वार्म क्लोथ्स नहीं रखा था, लेकिन हम लोग ग्रुप में थे और मुश्किल हालात थे एक- जिसमें शुभी आप क्रॉस करके आप यहां तक पहुंच पाई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो वहां पर है, हर एक छात्र छात्रा जो वहां पर है वो वापस आए, जल्द से जल्द वापस आए, बेहतर इस स्थिति में वापस आए और वहां के हालात भी जल्द सुधरे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उससे जुड़े रहे और तमाम बातचीत आपने की, तमाम जो बातें हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो भी साझा करते रहे। संजय जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।